नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज मैं टीजीटी पीजीटी भूगोल का प्रैक्टिस सेट पार्ट 5th लेकर आया हूं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट पार्ट 4th तक 40 प्रश्नों को उनकी व्याख्या सहित देखा। सामाजिक विज्ञान टीजीटी 2021 जो 8 अगस्त को परीक्षा हुई थी, इन 40 प्रश्नों में से भूगोल वाले पार्ट में सीधे 5 से 6 प्रश्न आ गए थे। जैसे प्लेसर निक्षेप, जो एक कठिन प्रश्न था जो अधिकतर लोगों ने गलत किया होगा। उपलब्धता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, व्हिटलेसी महोदय का विश्व कृषि प्रदेश, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश या मानचेस्टर से संबंधित प्रश्न। इन सब प्रश्नों को मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाला था। जिसने भी प्रैक्टिस सेट के वीडियो को अच्छे से देखा होगा उसके ये सभी प्रश्न सही हुए होंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर कुछ नोट करने लायक लगे तो उसे अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कुछ भी पेड करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी भूगोल का प्रैक्टिस सेट पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 41, भूगोल में अपवादवाद की शब्दावली का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है हाउशोफर, वरेनियस, फेनमैन, रिश्थोफेन। इसका उत्तर होगा हाउशोफर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इमैनुअल कांट ने भूगोल व इतिहास दोनों को ही अपवादी कहा। भूगोल में अपवादिता शब्दावली को हाउशोफर ने हवा दी। शोफर ने हार्टशोन की पुस्तक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए AAAG पत्रिका 1953 में एक लेख प्रकाशित किया, एक्सेप्शनलिज्म इन जियोग्राफी अ मेथडोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगला प्रश्न है, जलवायु को मानव सभ्यता के विकास व उन्नति में नियंत्रित करने वाला कारक किस भूगोलवेता ने माना? ऑप्शन है सैम्पुल, हंटिंगटन, कार्ल ओ सावर, रेडजेल। इसका उत्तर होगा बी, हंटिंगटन। की व्याख्या देख लेते हैं। हंटिंगटन 1876 से 1947 यह वातावरण निश्चयवाद इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के प्रबल समर्थक थे। इनका एक महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, जलवायु को मानव सभ्यता के विकास व उन्नति में नियंत्रित करने वाला कारक कहा। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द पल्स ऑफ एशिया जो 1907 में प्रकाशित हुई, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट 1915, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1945, मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, करेक्टर ऑफ रेसेस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ये ऑप्शन है अति पशुचारण, बी है अवनालिका पर रोग, सी वायु और डी है पेड़ों की कटाई। इसका उत्तर होगा बी, अवनालिका पर रोग। अति पशुचारण से भी मृदा अपरदन होता है, वायु द्वारा भी मृदा अपरदन होता है, पेड़ों की कटाई से भी मृदा अपरदन होता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अवनालिका ढालू भूमि, लंबी, गहरी तथा कम चौड़ी नालियों को कहते हैं। इन नालियों और गड्ढों से होकर बहते हुए पानी के साथ गाद, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पोषक तत्व बह जाते हैं। यह अपरदन सबसे खतरनाक होता है। इस अपरदन के कारण बीहड़ भूमि का विकास होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ढाल के ऊपरी भाग में फ्लैश अपरदन को दिखाया गया है। वर्षा की तेज बौछारों के कारण मृदा की ऊपरी परत टुकड़ों के रूप में निकलने लगती है। उसके आगे शीट अपरदन को दिखाया गया है। इस अपरदन में मृदा का एक समान कटाव होता है तथा उपजाऊ भूमि का विनाश होता है। इसके आगे रिल इरोजन को दिखाया गया है। रिल इरोजन में बहुत सी छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं और वही आगे चलकर गली इरोजन या अवनालिका बन जाती हैं। दूसरे चित्र में अवनालिका अपरदन को दर्शाया गया है, जिसमें मिट्टी का अत्यधिक कटाव हो जाने से बीहड़ भूमि का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन का अध्ययन कीजिए एवं कूट से सही उत्तर चुनिए।
पहला कथन है, फैंटम या छायापुंज सिद्धांत के अनुसार संसाधन उपयोग क्षमता में प्राविधिक ज्ञान की प्रगति से कई गुना वृद्धि हो सकती है। अगला कथन है, संसाधन में बौद्धिक, सांस्कृतिक और भौतिक क्षमता होती है जिससे इसका महत्व कार्य के लिए होता है। और लास्ट कथन है, सौर ऊर्जा को परंपरागत संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 और 2, 2 और 3, 1 3, 1 2 3। इसका उत्तर होगा कथन 1 और 2 सही है हमारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। मानव, पशु, ईंधन, लकड़ी, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत शक्ति ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। दूसरी तरफ सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, कूड़ा कचरा, मलमूत्र एवं गोबर से निर्मित ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधनों को मानव प्राचीन काल से ही उपयोग में ला रहा है, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का विकास वैज्ञानिक तकनीकी विकास के साथ साथ संभव हुआ है। जल विद्युत शक्ति को छोड़कर अन्य सभी साधन अनवीकरणीय हैं, अर्थात इनका एक बार उपयोग कर लिए जाने के उपरांत यह सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नवीकरणीय होते हैं, इनका निरंतर उपयोग किया जाता रहेगा। उदाहरण के लिए जब तक ब्रह्मांड में सूर्य रहेगा, सौर ऊर्जा अनवरत रूप से प्राप्त होती रहेगी। ये ऊर्जा के क्षयी संसाधन भी कहलाते हैं, जबकि गैर परंपरागत साधनों को ऊर्जा के अक्षयी संसाधन कहा जाता है। ऊर्जा के परंपरागत साधनों का उपयोग विश्व में व्यापक स्तर पर किया जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की उपलब्धता तो पर्याप्त है, परंतु अभी तक उनका व्यापक उपयोग नहीं हो पाया है। परंपरागत साधन पर्यावरण प्रदूषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जल विद्युत को छोड़कर, जबकि गैर परंपरागत साधन पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हैं, अर्थात प्रदूषण नहीं फैलाते। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी हिमालय से संबंधित है? ऑप्शन काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। इसका उत्तर होगा डी, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। इसका फैलाव कश्मीर राज्य में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां स्थित हैं, और ये पिंक कलर से बृहद हिमालय और ग्रीन कलर से लघु हिमालय और ये लास्ट में ब्लैक कलर से शिवालिक हिमालय को दर्शाया गया है, अर्थात महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। पीर पंजाल श्रेणी यहीं पे मध्य हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों जोन्स में बांटा है? ऑप्शन 9, 7, 4, 3। इसका उत्तर होगा 4। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के नवीनतम संस्करण के अनुसार भारत के भूकंप जोन 1 एवं 2 को 1 में समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। जोन 2 के अंतर्गत भारत का 41% भूक्षेत्र जो अल्प तीव्रता क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जोन 3, 4 और 5 के अंतर्गत 59% भूभाग जो भूकंप के प्रति अति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया? ऑप्शन है ए बर्गरान, बी बर्कनीज, सी बोवेन, डी बर्गेन। का उत्तर होगा बी बर्कनीज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस चित्र में साइक्लोन की लाइफ साइकिल दिखाई गई है। पहले गर्म और ठंडी हवाएं
एक दूसरे के समानांतर चलती हैं और वाताग्र स्थायी होता है। दोनों हवाओं के एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने के कारण लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है और उष्ण एवं शीत वाताग्र का पूर्ण विकास हो जाता है। शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वृत्तांश संकुचित होने लगता है। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। अंतिम अवस्था में उष्ण वृत्तांश विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के सिद्धांत बी बर्कनीज और जे बर्कनीज, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत अथवा इसे तरंग सिद्धांत या बर्गेन सिद्धांत भी कहते हैं, संवहन सिद्धांत, आवर्त सिद्धांत, प्रतिधारा सिद्धांत, एक्सनर का अवरोध सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कोयले के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। कोयला आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कोयला का निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 30% कोयला से प्राप्त होता है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है। इसका उत्तर होगा ए, कोयला आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। यह असत्य कथन है। विश्व का अधिकांश कोयला अवसादी चट्टानों की परतों में पाया जाता है। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के अधिकांश वन प्रदेश जल में डूब गए। वनों की लकड़ियां पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और ऊपरी पदार्थों के दबाव के कारण कोयले में परिवर्तित हो गई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोयले के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें 90% कार्बन की मात्रा होती है। इसका रंग काला, चमकीला और सख्त होता है। इसमें आर्द्रता बहुत कम होती है। जलते समय ये धुआं भी बहुत कम देता है और इसको सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होती है। इसका रंग काला या गहरा भूरा होता है। विश्व के कुल कोयला उत्पादन का 80% भाग बिटुमिनस कोयला ही होता है। अगला प्रकार है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 45% होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। विश्व के कुल उत्पादित कोयले का 15% लिग्नाइट कोयला है। इसमें अंतिम प्रकार है पिट कोयला। यह लकड़ी से कोयला बनने का पहला चरण है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। नमी की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, वेबर के सिद्धांत के अनुसार यदि एक बाजार तथा 2 कच्चे माल हों एवं कच्चे माल का स्वभाव स्थानबद्ध एवं सकल हो तो उद्योग की अवस्थिति कहाँ होगी? ऑप्शन ए है बाजार के निकट, ऑप्शन बी है कच्चे माल के स्रोत के निकट, ऑप्शन सी है बाजार तथा कच्चे माल के बीच में और ऑप्शन डी है स्थानीकरण त्रिभुज द्वारा निर्धारित। इसका उत्तर डी होगा, स्थानीकरण त्रिभुज द्वारा निर्धारित। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक स्थानीकरण का सिद्धांत 1909 ईस्वी में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ और 1929 ईस्वी में थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के नाम से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। सबसे पहले हमें स्थानबद्ध और सकल इन 2 शब्दों को समझना होगा। स्थानबद्ध कच्चे माल वे कच्चे माल हैं जो एक निश्चित क्षेत्र में ही प्राप्त होते हैं। सकल से यहाँ तात्पर्य उद्योग जिनमें निर्माण प्रक्रिया में वजन कम हो जाता है। ऐसे उद्योग को वजन घटाने वाले उद्योग कहा जाता है। जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। अगर 10 केजी बॉक्साइट है तो उससे 2 केजी या 3 केजी एल्युमिनियम बनाया जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया में वजन में कमी हो जाती है। यदि दोनों कच्चे माल स्थानिक हैं और सकल हैं तो उद्योग स्थापना के स्थान का निर्धारण कठिन होगा। इसके लिए वेबर ने अवस्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया। इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। यदि मान लेते हैं 1 टन उत्पादन हेतु 2-2 टन कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है और परिवहन लागत की दर 1 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर है तो 4 लागत संरचनाएं उपस्थित होंगी। यदि उद्योग की स्थिति R1 पे होगी तो कुल परिवहन लागत क्या आएगी उसको देखते हैं। सबसे पहले R1 और M1 के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है। M और R2 के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है और R1 और R2 के बीच में भी 100 किलोमीटर की दूरी है। अगर उद्योग की स्थापना हम R1 पे करते हैं तो हमको R2 से कच्चा माल R1 पे लाना होगा और जो निर्मित पदार्थ होगा उसको बाजार तक पहुंचाना होगा। अर्थात अगर हम R2 से कच्चा माल R1 पे लाएंगे तो हमें 2 टन
100 किलोमीटर 1 रुपए की दर से लाना होगा, अर्थात 2 गुणे 100 गुणे 1 प्लस निर्मित माल जो होगा उसको 100 किलोमीटर मार्केट तक पहुंचाना होगा, तो उसके लिए 100 गुणे 1 लगभग 100, तो 200 प्लस 100 हो जाएगा हमारा, कुल लागत हमारी हो जाएगी 300। इसी तरह यदि उद्योग की स्थापना R2 पर होगी तो बाजार तक उत्पाद की कुल परिवहन लागत क्या होगी, इसको भी देख लेते हैं। अगर उद्योग R2 पे स्थापित होगा तो हमें R1 से R2 तक कच्चा माल लेके जाना पड़ेगा, फिर वही 2 टन 100 किलोमीटर 1 रुपए की दर से, और निर्मित पदार्थ को मार्केट तक पहुंचाना होगा तो 100 किलोमीटर, उसकी भी लागत परिवहन लागत आएगी, तो टोटल 100 और 200 हो जाएगा टोटल 300। अर्थात हम अगर R1 और R2 पे उद्योग अपना स्थापित करते हैं तो हमारा कुल परिवहन लागत 300 रुपए आएगी। अगली स्थिति को देखते हैं। अगर हम उद्योग की स्थापना बाजार M पर करते हैं तो कुल परिवहन लागत कितनी आएगी। अगर उद्योग की स्थापना बाजार में करते हैं तो हमको कच्चा माल R1 से और कच्चा माल R2 से दोनों से लेके जाना पड़ेगा 100 किलोमीटर, तो 2 टन 100 किलोमीटर 1 रुपए की दर से R1 से जाएगा, और 2 टन कच्चा माल 100 किलोमीटर की दूरी 1 रुपए की दर से R2 से जाएगा, तो 200 प्लस 200 टोटल 400 परिवहन लागत आएगी। अगर बाजार में उद्योग लगेगा तो कुल परिवहन लागत हमारी 400 आएगी। यदि उद्योग की स्थापना बाजार कच्चे माल के मध्यवर्ती बिंदु I पर होगी तो परिवहन लागत क्या आएगी, इसको भी देख लेते हैं। I जो है ये R1 और R2 के मध्य बिंदु पे है, R1 से R2 के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो I जो होगा R1 और I के बीच में 50 किलोमीटर की दूरी है, इसी तरह I और R2 के बीच में भी 50 किलोमीटर की दूरी है। हमको दो दूरियां पता है, I से R2 तक और M से R2 तक, तो हम M और I के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसकी दूरी लगभग 86.6 आएगी, जिसको पूर्णांक में 87 मान लेते हैं। अब इस कंडीशन में हमें R1 और R2 दोनों से कच्चा माल I तक पहुंचाना है, तो 2 टन 50 किलोमीटर की दूरी 1 रुपए परिवहन लागत से, फिर R2 से इसी तरह 2 टन 50 किलोमीटर की दूरी 1 रुपए परिवहन दर से, और निर्मित माल को हमको I से मार्केट तक पहुंचाना है, बाजार तक, तो इसकी बीच की दूरी 87 है, 87 इंटू 1 हो जाएगा, तो हमारा 100 प्लस 87 287 कुल परिवहन लागत आएगी। इस प्रकार मध्यवर्ती बिंदु I जो है न्यूनतम लागत अवस्थिति को दर्शाएगी। वेबर महोदय ने बताया है कि जो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी स्थापना कच्चे माल के समीप होती है, और जो वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी स्थापना बाजार के निकट होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन है दक्षिण भारत, कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पश्चिम भारत। का उत्तर होगा डी, उत्तर पश्चिम भारत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागर प्रदेश से आती है। यह देश के उत्तरी मैदानी भागों व पश्चिमी हिमालय प्रदेश की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होता है। ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा करता है।